when somebody is willing to start a institute, जब भी कोई व्यक्ति कोई इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहता है तो उसमें क्या क्या प्लानिंग होती है। इंस्टीट्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, क्या एस्पिरेशंस हैं। हर इंस्टीट्यूट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के बिना नहीं है। अगर आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया और उसमें स्टूडेंट्स नहीं तो फिर वो इंस्टीट्यूट नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो तब बनेगा ना जब उसमें स्टूडेंट्स होंगे। इंस्टीट्यूट बिल्डिंग से नहीं बनता, इंस्टीट्यूट बनता है उसके स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स में जो बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, स्टूडेंट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ही उस इंस्टीट्यूट को बनाता है। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट नजर आए, कोई बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग पे लॉक लगा है और पता चलता है कि साहब ये बिल्डिंग तो बंद है, तो उसे इंस्टीट्यूट मत बोलिए, उसको बिल्डिंग ही बोलिए। लेकिन बिल्डिंग नहीं है, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है। पेड़ के नीचे पढ़ाई कराता है एक शिक्षक, लेकिन उन बच्चों में फर्क नजर आ रहा है। तब समझ लीजिए आप इंस्टीट्यूट के पास खड़े हो, आप उसको इंस्टीट्यूट बोल सकते हो। बिल्डिंग नहीं है लेकिन इंस्टीट्यूट तो है। सो फॉर एन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज नॉट एसेंशियल, but for an institution the most important thing is transformation of the student. How to undertake the market survey? Starting of any institution, because institution is also in a market driven situation. We are living in an era of market driven economy. Everything is based on market forces. If you offer something which is not acceptable to the market, it will not sell. So we have to understand the market forces are the most important forces. How do we know about the market forces? The market forces are to be identified based on the existing institutions. There is always a gap between what the students are aspiring and what the market is offering. The students are aspiring to get something, the institutes are offering something. The gap between them is an opportunity for you. Good institutions are those which focus on imparting market required skills. You must devote 50% of your time towards connecting with industry. आपको अपना 50% टाइम इंडस्ट्री से कनेक्शन में लगाना है, इंडस्ट्री एक्सपोजर पे लगाना है। 30% टाइम स्किल्स पे लगाना है और 20% टाइम क्लासरूम ट्रेनिंग पे लगाना है। यानी बिफोर यू स्टार्ट योर इंस्टीट्यूट you should have knowledge about the market, knowledge about the industry, knowledge about the skill set. These things are required before you start your institute. जैसे मान लीजिए आपने अपनी इंस्टीट्यूट शुरू करनी है, तो इंस्टीट्यूट के लिए सबसे पहले चीज है इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री के लिए आप अपने मैन पावर को तैयार करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे। मान लीजिए आपके स्टूडेंट्स आपसे पढ़ाई करने के बाद नियर बाय लोकेटेड इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, मान लीजिए, तो उस इंडस्ट्री की क्या स्ट्रक्चर है,
उसमें किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के लोगों को नौकरी देते हैं उस इंडस्ट्री के लोग। आज भारत में बीपीओ केपीओ जॉब्स की भरमार है। भारत के अंदर हर शहर में इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो क्या आप उसके लिए तैयार कर रहे हो? आज भारत के अंदर नए बिजनेसेस एमर्ज हो रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट, ई कॉमर्स। तो क्या आप उसके लिए तैयार कर रहे हो स्टूडेंट्स को, या आप सेल्फ मेड स्टार्टअप शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हो? क्या तैयार करोगे आप? तो जो इंडस्ट्री आपकी टारगेट इंडस्ट्री है, उस पे आपका सबसे पहला अटेंशन होना चाहिए, सबसे पहले उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और उस इंडस्ट्री से आपको नजदीक से वाकिफ होना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा वहां जाकर के। उसका डेटा बैंक आपको बनाना पड़ेगा, उनकी स्किल रिक्वायरमेंट्स आपको पता करनी पड़ेगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपको पता करनी पड़ेगी। ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में जब भी आपको कोई भी इंस्टीट्यूट शुरू करना है या कोई भी बिजनेस शुरू करना है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज मीटिंग विद द end users, meeting with the end market, end result। आपका अल्टीमेट कस्टमर कौन है? आपका अल्टीमेट कस्टमर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो आपके द्वारा पढ़ाए हुए, तैयार किए हुए स्टूडेंट्स को अपने यहाँ नौकरी देगा। रिमेंबर, हु इज योर कस्टमर? योर कस्टमर इज द इंडस्ट्रियलिस्ट who will give employment to a student whom you have trained and prepared। आज हम क्या कहते हैं? We have to become customer centric। We have to become customer centric। Every one of us must become customer centric। If somebody is not customer centric, he cannot survive। आज हम ये सब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कस्टमर सेंट्रिक नहीं है तो उसका आज की इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें कस्टमर सेंट्रिक बनना है। हाउ डू वी बिकम कस्टमर सेंट्रिक? तो उस कस्टमर को समझें। हमारा कस्टमर कौन है? अगर आपकी एक इंस्टीट्यूट है तो आपकी इंस्टीट्यूट से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल रहा है, आपके इंस्टीट्यूट का फिनिश प्रोडक्ट क्या है? वो लोग जिन्होंने आपके यहाँ ट्रेनिंग ली, वो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो वो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, और जिस इंस्टीट्यूट में, जिस इंडस्ट्री में वो लोग नौकरी करेंगे, वो इंडस्ट्री आपका मार्केट है। देयरफॉर अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट। Understand the market first means understand the requirement of the industry। Industries recruit with certain guidelines। Industries का recruitment pattern कुछ guidelines पे based होता है, वो समझना जरूरी है। अब जैसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इनका काफी बड़ा प्लांट है गुड़गांव में। वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन से टेक्निकल मैन पावर रिक्रूट करते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर स्किल सेट है। वो स्किल सेट उनको वो ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं और उनको अपनी जॉब पे लगा लेते हैं। क्योंकि मारुति बहुत बड़ी कंपनी है, उनका अपना ट्रेनिंग एकेडमी है, अपने पास ट्रेनिंग हेड सेंटर है, सारी चीजें व्यवस्थित रूप से वो सिखाते हैं। लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज स्मॉल और मीडियम है। भारत में ज्यादातर इंडस्ट्रीज स्मॉल और मीडियम है। आई मीन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के पास कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी अलग से नहीं होती, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर नहीं होता उनके पास। अब आप मान लीजिए अजमेर में ऑपरेट कर रहे हैं या जोधपुर में ऑपरेट कर रहे हैं। जोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया में
आप देखेंगे तो लगभग 100-150 छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज हर यूनिट भी अगर आपके एक आध एम्प्लॉयज को एक आध स्टूडेंट को हायर करती हैं तो आप इजीली 100-200 लोगों की नौकरी लगवा सकते हो। इनकी क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट है? इनके इनके यहाँ पे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर ही लेंगे। यानी आपको इनके लिए रेडी टू यूज मैन पावर तैयार करना है। तो आपकी इंस्टीट्यूट में आप स्टूडेंट को इस तरह तैयार करें कि वहां जाते ही वो उस यूनिट के अंदर, वो उस बिजनेस में फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाए, काम करने लग जाए। तो वहां क्या काम होता है? अब मान लीजिए वहां पे कोई बीपीओ सेंटर है या कोई केपीओ सेंटर है, या मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है, या मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट यूनिट है जिसका काम है फूड बनाना, उसको प्रोसेस करना, पैकिंग करना और इंटरनेशनल मार्केट्स में आउट ऑफ इंडिया जहां पर भी कस्टमर मिले वहां एक्सपोर्ट करना। तो ये पहले ये समझना कि ये कंपनियां हैं, इनमें जो एम्प्लॉयज हैं इसी तरह का एम्प्लॉय हमें तैयार करके इन कंपनियों को देना है। उनके एम्प्लॉय से आप मिलेंगे तो एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का मैन पावर आपको तैयार करना है। मान लीजिए आप एक एक्सपोर्ट हाउस में गए और उस एक्सपोर्ट हाउस के अंदर आपने जाकर के देखा कि वहां पे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, उसको स्टडी किया, एक ऑब्जर्व किया आपने, तो पता लगा कि ये लोग इंटरनेशनल क्लाइंट से बातचीत करते हैं, ईमेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजते हैं, वहां से ऑर्डर आता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट का शिपमेंट करने का काम करते हैं। तो उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपके दिमाग में बन गया। आप इन कंपनियों से कोई जॉब डिस्क्रिप्शन मांगे तो वो कंपनियां नहीं दे पाएंगी, क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। इनके पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन नहीं होगा, बट ये अपना काम करना जानते हैं, अपना काम अच्छे से करना जानते हैं। एचआर एक लग्जरी का काम है। छोटी कंपनियों में एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता है। बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मीडियम साइज कंपनियां, उनमें आपको एचआर डिपार्टमेंट मिल जाएगा। बहुत छोटी कंपनियों में आपको न एचआर डिपार्टमेंट मिलेगा, न उनका जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा, न पूरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिससे ये पता लग जाए कि भाई इस जॉब में क्या क्या काम है, किस तरह का वर्क है। ऐसा सिस्टमेटिक आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। बड़ी कंपनियों में ये होता है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूछेंगे तो वो उनकी वेबसाइट पे ही आपको करियर्स का एक अलग पेज मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या वर्क है, क्या प्रोफाइल है, किस तरह का काम है, मगर ये बड़ी कंपनियां आपको ज्यादा भाव नहीं देती, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों का अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है। इन बड़ी कंपनियों के रिक्रूटमेंट के अपने तरीके हैं। आपके द्वारा ट्रेन्ड एम्प्लॉयज को ये बड़ी कंपनियां नहीं लेंगी, क्योंकि अभी आपका भी ब्रांड एस्टेब्लिश होने में समय लगेगा। अब आप कोई आईआईएम की तरह बहुत बड़ी वेल नोन इंस्टीट्यूट हो तो ये बड़ी कंपनियां भी आपके साथ में डील करेगी, नहीं तो ये कंपनी आपके साथ में क्यों डील करेगी। तो एक स्टार्टअप के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये समझना जरूरी है कि मैं अगर इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहता हूं तो हु इज गोइंग टू बी माई क्लाइंट, हु इज गोइंग टू बी माई कस्टमर। यानी वो कौन सी इंडस्ट्री है जो मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए लोगों को अपने यहां नौकरी देंगे। वो कौन सी प्रोफाइल है जिसमें मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए लोग काम करेंगे। वो कौन सी जॉब स्किल्स हैं जिस पर मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए लोग काम करेंगे। ये मार्केट सर्वे कहलाता है। दिस इज कॉल्ड मार्केट सर्वे। ये मार्केट सर्वे आपको इनिशियल स्टेप्स में मदद करता है।
आप में से जिसमें कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो खुद जाकर के डेटा कलेक्ट कर सकता है, खुद जाकर के इंडस्ट्रीज में ठक ठक ठक, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, आई वांट टू टॉक टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर और एचआर मैनेजर, गिव योर इंट्रोडक्शन, टेल योर पर्पस, कलेक्ट डेटा, एवरीवन विल गिव यू डेटा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या क्लैरिटी नहीं है या आपको ये पता नहीं कि आप अल्टीमेटली किस तरह की इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहते हो, अभी भी आपका माइंड क्लियर नहीं है, तो पहला काम है अपने आप को क्लियर करो। बिकम वेरी क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट इज योर करियर गोल, what is your end result that you want to do, what is the objective that you want to attain. So make very crystal clear image, everything should be clear in your mind, and then you start your journey. Be very clear who is your customer, what is the job role that your students will perform there, how will they perform there, you know about them. And remember, you don't have to give cursory look, you have to give in-depth study. in-depth study इसलिए क्योंकि आपको अपनी ट्रेनिंग सेंटर में वही सिखाना है जो इस कंपनी में होता है। आपका ट्रेनिंग एकेडमी एक तरह से इन छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक्सटेंशन सेंटर है। आपकी ट्रेनिंग में 50% कंपोनेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, 30% कंपोनेंट स्किल्स पे होगा, सिर्फ 20% क्लासरूम ट्रेनिंग पे होगा। आप 20% की चिंता मत करो, उसमें आप एक्सपर्ट हो, क्लासरूम ट्रेनिंग में आप लोग एक्सपर्ट हो, मुझे पता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द अदर टू, गिविंग द राइट स्किल्स, प्रिपेयरिंग फॉर द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड गिविंग them real live industry projects, industry exposure. You have to train your people for future roles. आपको अपने एम्प्लॉय, अपने स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करना है। आपको अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। आपको अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो क्वालिटीज पैदा करनी है कि आइदर दे शुड बिकम एंटरप्रेन्योर और दे शुड बिकम एग्जीक्यूटिव। यानी आपके जो स्टूडेंट्स में कुछ बदलाव आने जरूरी हैं, वो बदलाव आएंगे तो आपकी मेहनत सफल। वो बदलाव कैसे आएंगे, उन बदलाव को लाने के लिए आप क्या करोगे, ये तैयारी की बात है, सोचने की बात है। और ये तैयारी अभी करनी चाहिए आपको, बिफोर यू लॉन्च योर इंस्टीट्यूट। आपको अपनी इंस्टीट्यूट को लॉन्च करने के बाद में तैयारी का समय नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर जो बदलाव लाना है वो अभी लाना है। अपनी इंस्टीट्यूट की जो प्लानिंग करनी है वो अभी करनी है। जो काम आपको भविष्य में करना है उसके लिए आपको अभी से अपने अंदर बदलाव लाना है। आपको अपने अंदर एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन बिल्डर बनाना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना है। आप में पैशन कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए, परसिस्टेंस भरी हुई होनी चाहिए, परसेवेरेंस भरा हुआ होना चाहिए। ये 3 P बड़े इंपॉर्टेंट है, पैशन, परसिस्टेंस, परसेवेरेंस। पैशन यानी जो काम आप करने वाले हो उसके लिए जुनून। परसिस्टेंस यानी आपको असफलता मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी, लेकिन उस असफलता से घबराना नहीं है, फिर से कोशिश करना है। और परसेवेरेंस, डटे रहना है, अपने काम में बिल्कुल जी जान लगा के डटे रहना है। ये निश्चित है कि आप अपनी इंस्टीट्यूट शुरू करोगे तो आपको फेलियर मिलेंगे, लेकिन उन फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। उन फेलियर्स में घबराना नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं
हिम्मत नहीं गाँव छोड़नी, डटे रहना है और अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। आपको अपने अंदर एजुकेशन वाइज तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। जैसे आप मार्केट को कितना अच्छे से सुनते हो, मार्केट को कितना अच्छे से समझते हो, मार्केट को समझ के उसी अनुसार अपने आप को अडाप्ट करते हो, उसी अनुसार अपने आप को बदलते हो, चेंज करते हो, किस तरह आप अपने आप को मॉडिफाई करते हो एज पर दी मार्केट, किस तरह से आप मार्केट के अनुसार की फीडबैक के बेस पे अपने आप को, अपनी इंस्टीट्यूट को, अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसीजर को, अपनी फैकल्टी को, इन सब को बदलते हो। इस तरह से आप अपने यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट में एक एथिकल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर वर्क प्रैक्टिसेस शुरू करते हो। ये नींव का बात है, फाउंडेशन है। जो काम आप नींव में डालोगे, जो काम आप शुरू के वर्षों में करोगे, वो आपकी इंस्टीट्यूट का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। पहले 6 महीने, पहले साल 2 साल आपकी इंस्टीट्यूट के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। वो वैल्यूज एस्टेब्लिश हो जाएंगी, बाद के एग्जीक्यूटिव्स के लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। पहले साल में आपने जो वैल्यूज एस्टेब्लिश कर दी, वो आपकी इंस्टीट्यूट की पहचान बन जाएगी, नींव बन जाएगी। और बाद के लोग आते जाएंगे, उनका काम आसान है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। जो सबसे बड़ा काम था वो आप कर रहे हैं। देखिए, आप इंस्टीट्यूट की शुरू के अंदर जो वैल्यूज एस्टेब्लिश करेंगे, जो फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, ऑनेस्ट डीलिंग का जो सिस्टम क्रिएट करेंगे, वो आपकी इंस्टीट्यूट को पहचान देगा। आपकी इंस्टीट्यूट की असली पहचान, आपकी इंस्टीट्यूट की असली आइडेंटिटी, आपके द्वारा क्रिएट किया गया वर्क कल्चर, एथिकल फ्रेमवर्क, इकोसिस्टम, वो है। वो सबसे बड़ी आइडेंटिटी देता है आपको। आपको लगता होगा कि आप तो सोच रहे थे इंस्टीट्यूट की आइडेंटिटी उसके होर्डिंग से, उसके बिलबोर्ड से बनती है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, होर्डिंग से, बिलबोर्ड से आइडेंटिटी नहीं बन पाती। असली आइडेंटिटी बनती है आपके यहाँ किस प्रकार का एकेडमिक इकोसिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह जरूरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा जरूरी क्या है? कल्चर, एथिकल फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, ये ज्यादा जरूरी है। और ये पहले दिन से चालू हो जाता है एस्टेब्लिश होना, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। जैसे जैसे आप अपने इंस्टीट्यूट को डे टू डे ऑपरेशंस को देखेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट यू आर गोइंग टू मेक। आईआईएम अहमदाबाद को किसने एस्टेब्लिश किया था? विक्रम साराभाई जी ने। विक्रम साराभाई ने जब आईआईएम अहमदाबाद को शुरू किया, तब उनके पास आईआईएम अहमदाबाद की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ नहीं था। अपने एक पुराने घर से उन्होंने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। उन्होंने परमिशन ली, नेहरू जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिक्वेस्ट किया। नेहरू जी आईआईएम को बॉम्बे एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। विक्रम साराभाई ने पर्सनल रिक्वेस्ट करके उसको अहमदाबाद शिफ्ट किया, इंस्टीट्यूट शुरू करवाई। इंस्टीट्यूट का जो आर्किटेक्ट था
वो उस वक्त दुनिया के सबसे टॉप आर्किटेक्ट थे, लुई काहन। वो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। उनको कांटेक्ट किया, उनसे एक डिजाइन बनवाया बिल्डिंग का, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके लैंड एलोकेट करवाई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू कराया। विक्रम साराभाई जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखने गए तो देखा एक आदमी एक बहुत शानदार आम के पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसको तुरंत रोका, भैया क्यों काट रहे हो उसको? क्योंकि ये डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे स्लोप बनेगा, ये पेड़ कटेगा। विक्रम साराभाई ने कहा डिजाइन बदल दो। लुई काहन को रिक्वेस्ट किया, डिजाइन बदलवाया, वो पेड़ सलामत रह गया। वो पेड़ सलामत नहीं रहा, एक कहानी बन गई। आज भी ये कहानी IIM अहमदाबाद में सब लोगों को पता है। ये कहानी एक जीवन मूल्य स्थापित कर गई, एक फिलॉसफी एस्टेब्लिश कर गई। ये कहानी अगले 50 साल 100 साल तक जारी रहेगी, लोगों को इंस्पिरेशन देगी। कि जब ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हो रही थी तो आपका पेड़ों के प्रति कमिटमेंट कितना था, पर्यावरण के प्रति कितना कमिटमेंट था। तो आप जब अपनी इंस्टीट्यूट शुरू करें तो मेरी इस रिक्वेस्ट को ध्यान रखिएगा कि आपकी कहानियां हम लोग चर्चा करेंगे, आपकी कहानियों के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। पर वो आपकी कहानी कैसे शुरू हो, वो आपकी कहानी ऐसी ही कोई कहानी हो, आपकी कहानी ऐसी ही कोई कहानी हो, यानी जिसमें ये पता लगे आपका, आपकी सोच, आपकी फिलॉसफी, आपका ओरिएंटेशन। आपकी इंस्टीट्यूट के पहले साल में जो कहानियां लिखी जाएगी वो भविष्य को बनाएगी, क्योंकि उसी से उस इंस्टीट्यूट की वैल्यू एथिकल फ्रेमवर्क बनेगा। सबसे महान इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं? सबसे महान इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, अपने एथिकल सोशल मॉरल फ्रेमवर्क के कारण पूरी दुनिया के सामने जानी जाती है। दे आर नोन फॉर देयर socio-economical, ethical and moral framework that they have created. So you have to create great institution. Now how do you start your journey? अपने एक शानदार इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो स्टेप्स जरूरी हैं वो समझिए। यू हैव टू बिकम कस्टमर सेंट्रिक बनना है। कस्टमर कौन है ये समझना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है समझनी है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है समझनी है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आ रहे हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की स्किल्स गैप है, ये सब चीजें समझनी है पहले। और उसके बाद तसल्ली से, बड़े ठंडे दिमाग से अपने बिजनेस प्लान को रिव्यू करना है, अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ ले जाना है। आपने अपनी इंस्टीट्यूट लॉन्च कर दी, राइट टाइम एंट्री कर दी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। भारत की जनसंख्या वैसे तो भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आज भारत की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम पॉपुलेशन मिसमैनेजमेंट के कारण। हमारे यहाँ पे हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और अभी भी बढ़ती जा रही है, और उसके कारण दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ रही है। अर्बन मिसमैनेजमेंट, शहरों का सत्यानाश हो गया है, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, हर तरफ स्लम्स बन गए हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है,
किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, भीड़ ही भीड़, काम ही नहीं होता। किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, भीड़ ही भीड़। ऑल द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। आजादी के समय हम लोग 30 करोड़ थे, आज 140 करोड़ के करीब हो रहे हैं। 110 करोड़ बढ़ा दी है हमने जनसंख्या अपने देश की। इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हम लोगों ने किया। लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये देश की जनसंख्या, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका काम है इनको ट्रेन करना, इनको प्रशिक्षण देना। और स्कोप ही स्कोप है। हर स्टूडेंट अनट्रेन्ड है, रॉ है। हर स्टूडेंट को ट्रेनिंग की जरूरत है। हर स्टूडेंट अनएम्प्लॉयबल है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो अनएम्प्लॉयबल है उसको एम्प्लॉयबल बनाना ही तो आपका मकसद है। आपके पास जो स्टूडेंट्स आएंगे उसमें खूब सारा स्कोप है आपके लिए। आप उस स्टूडेंट को तराश सकते हो, निखार सकते हो, प्रेजेंटेबल बना सकते हो, आउटस्टैंडिंग बना सकते हो, फोकस्ड बना सकते हो। लाइफ के प्रति उसका जो एटीट्यूड है, ऑब्जर्वेशन है, पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो। इतने सारे स्कोप है आपके लिए। एक स्टूडेंट के ऊपर आप काम शुरू करोगे, एक फैमिली को मदद करोगे। एक स्टूडेंट पे काम शुरू करोगे, आप अगले 50 सालों तक आपके काम का परिणाम नजर आएगा। आपके काम का परिणाम क्या होगा? एक परिवार की खुशियां आपके कारण से होगी। एक परिवार की जो खुशियां हैं, एक परिवार के अंदर जो आनंद है, एक परिवार के अंदर जो तरक्की है, वो आपके कारण से आएगी। जिस लड़के को आपने पढ़ाई कराई या जिस लड़की को आपने पढ़ाई कराई, उसके पूरे परिवार के जो खुशियां हैं वो आपके कारण से। और आपके कारण सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उस इंडस्ट्री को मिलेगा जिसमें आपके द्वारा तैयार किए हुए स्टूडेंट्स काम करेंगे। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उस इंडस्ट्री की इमेज बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, उस इंडस्ट्री का काम करने का तरीका बदलेगा। हम कहते हैं ना कई बार, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब बांग्लादेश। तो क्यों ऐसा? भारत क्यों नहीं? क्योंकि बांग्लादेश के वर्कर्स ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हैं, उनको अच्छे टीचर्स मिल गए शायद, वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हैं, वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल परफॉर्मिंग है। बहुत कम कॉस्ट पे बहुत अच्छी टेक्सटाइल्स बना लेता है बांग्लादेश। आज आप के जैसे ट्रेनर्स मिलेंगे, भारत के ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कर बन जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे आपकी कंट्रीब्यूशन के कारण। लॉन्ग टर्म में आपके काम से क्या फायदा मिलेगा? लॉन्ग टर्म में आपके काम से आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके कारण देश को बहुत फायदा मिलेगा। आपके कारण देश को स्किल्ड मैन पावर मिलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा, आपके कारण इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बनेगा। आज इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बड़ी डिमांड है, अच्छे इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। एक समय में चेन्नई में बहुत शानदार इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट था। राजस्थान से बड़ी संख्या में बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स माइग्रेट होकर के चेन्नई जाते थे। आप देखेंगे कई कई
खासतौर पर मारवाड़, इस बेल्ट के तो हर घर से चेन्नई जाते थे। क्यों? अरे वहां बिजनेस शुरू करेंगे, फैक्ट्री शुरू करेंगे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और अब वो एनवायरनमेंट इतना डैम्पन हो गया कि अब जो चेन्नई में है उनको छोड़ करके नए सिरे से कोई चेन्नई जाने का सोचता नहीं है। जो हैं उनकी इंडस्ट्रीज को भी दिक्कत है। आज आप जैसे युवाओं की जरूरत चेन्नई में भी है, राजस्थान में भी है। चेन्नई में तो वहाँ पे एजुकेशन की कमी नहीं है, राजस्थान में तो प्रॉब्लम है कि एजुकेशन की कमी है। आपको बेसिक स्किल्स दिखानी पड़ेगी, आपको बेसिक जो स्किल्स है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करनी पड़ेगी। वहाँ ही प्रॉब्लम है। चेन्नई में दूसरी प्रॉब्लम्स है, वहाँ इंडस्ट्री अनरेस्ट है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। तो अगर आप वहाँ पे एक ट्रेनर बनते हैं तो आपका काम है अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करना कि वो जहाँ काम करें पूरी डेडिकेशन, पूरी लॉयल्टी, पूरी कमिटमेंट, पूरे जोश के साथ में काम करें, ताकि वो इंडस्ट्रीज थ्राइव कर सकें, ग्रो कर सकें, उनको खूब प्रॉफिट हो। अल्टीमेटली वो प्रॉफिट ट्रांसफर होके आपके एम्प्लॉयज के पास आएगा। चेन्नई का आज का जो इकोसिस्टम है उसका उसका इम्पैक्ट वहाँ की इंडस्ट्रीज पे आ रहा है। आपको देखते हैं अक्सर फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, वहाँ पे हड़ताल हो जाती है, वर्कर्स घिराव कर लेते हैं, अपने एचआर मैनेजर को पीट डालते हैं। ये कमियां भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग डेवलपमेंट लेक्यूना रहे के कारण है। मैं कहता हूं ना आपको, इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडस्ट्रीज की सारी प्रॉब्लम्स के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनर्स। आपके जैसे ट्रेनर्स, अगर कहीं इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही है, आपके जैसे ट्रेनर्स की हेल्प के कारण, अच्छे मैन पावर आपने दिए, उसके कारण इंडस्ट्रीज की तरक्की हो रही है। और कहीं एम्प्लॉय स्ट्राइक, लॉकआउट, लॉकडाउन, इन्हीं सब में लगे रहते हैं, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? आप लोग हैं, क्योंकि आपने राइट पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज के अंदर डेवलप नहीं किया। Therefore, I am requesting all of you, इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, prepare a broad-based and comprehensive skilling framework, comprehensive strategy, make a plan, comprehensive plan to prepare your institute to transform your students. आपका काम क्या है? अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना, और एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे समझिए, आपको अपनी इंडस्ट्रीज की मदद करनी है। वो आपके कस्टमर्स हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए फ्यूचर मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्यूचर एम्प्लॉयज के रूप में तैयार करना है। वो इंडस्ट्रीज को अपनी इंडस्ट्री मानते हुए कमिटमेंट से काम करेंगे, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आपकी इंडस्ट्री में कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उस इंस्टीट्यूट की तरक्की उसके स्टूडेंट्स की तरक्की के ऊपर होती है। आज अपन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो भारत में आईआईएम अहमदाबाद को नंबर 1 माना जाता है। क्यों? क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद से जो पढ़ करके पास आउट हुए उन स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा शोहरत हासिल की, सबसे ज्यादा इनोवेशंस की, सबसे ज्यादा सफल एंटरप्रेन्योर्स वो बने, सबसे ज्यादा तरक्की उन्होंने की। सिंपल सी थ्योरी। आपकी इंस्टीट्यूट शानदार इंस्टीट्यूट कब बनेगी? आपकी इंस्टीट्यूट शानदार इंस्टीट्यूट तब बनेगी जब आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ करके तैयार होने वाले स्टूडेंट्स
जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, जबरदस्त कंट्रीब्यूशन देंगे, जबरदस्त नाम कमाएंगे, जबरदस्त सेवा भाव से, कमिटमेंट से, सेल्फ मोटिवेशन से परिश्रम करेंगे। आपको फ्यूचर बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, वो आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी साबित होगी। ब्रांड बनानी है,